वर्ल्ड वॉर टू इंसानों के इतिहास में सबसे डिवास्टेटिंग हो रही है। ना जाने कितने शहर तहस नहस हुए वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। बर्लिन, टोक्यो, लंदन, हैम्बर्ग और ना जाने ऐसे बहुत से बड़े बड़े शहर। वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। इससे मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन की गई थी। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी कहा जाता है। इस ट्रीटी में एक मेन क्लोज था, आर्टिकल 231, जिसमें लिखा होता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितना भी नुकसान हुआ है उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जर्मनी की है। इस क्लोज को वॉर गिल्टी क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रीटी में बेसिकली लिखा होता है कि वॉर चाहे जितने भी देशों के बीच में हो, लेकिन गलती सिर्फ जर्मनी की है और उसे ही सारा भुगतान करना पड़ेगा। जर्मनी हंगरी और बुल्गारिया के साथ मिलकर अदर्स एलाइड पावर्स के साथ लड़ रहा था, लेकिन सारा दोष सिर्फ जर्मनी पर आया। असल में ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू में हुए सारे जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई भारी कॉस्ट पर करे, लेकिन अपने नुकसान की भरपाई भी वो जर्मनी से ही करवाना चाहते The 18th of January 1919, 32 states participated in the Paris Peace Conference, but the Treaty of Versailles is one of the most controversial agreements in history. सभी कंट्रीज ने जर्मनी पर 1919 में $33 बिलियन का फाइन लगाया होता है, जो सारा का सारा भरने को कहा जाता है, जो आज के टाइम में $270 बिलियन होते हैं। ये पैसे थोड़े बहुत नहीं थे। जर्मनी ने इन पैसों की भरपाई 2010 में आकर लास्ट पेमेंट देकर की, लेकिन इसकी वजह से जर्मनी के लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जो फाइन जर्मनी पर लगा होता है उसकी पहली पेमेंट 1921 में की जाती है और इसी के कुछ टाइम बाद ही जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। उस टाइम जर्मनी की करेंसी डी-मार्क की वैल्यू एकदम से डाउनफॉल होने लगती है और ये इन्फ्लेशन इतनी भयंकर तरीके से होता है कि साल 1922 में बर्लिन में एक नॉर्मल ब्रेड की कॉस्ट 160 मार्क्स होती है, वही 1923 में 200 बिलियन मार्क्स हो जाती है। जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ध्वस्त हो जाती है और उतनी ही तेजी से देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। अब इस सिचुएशन में एंट्री होती है यंग पॉलिटिकल लीडर एडोल्फ हिटलर की, जो अपनी बातों से लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाना जानता था। एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी ने 1923 में जर्मन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करती है, पर वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बीच हिटलर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हिटलर अपनी बातों से मासेस को मैनिपुलेट करता था और ये बात पूरे देश में फैला दी जाती है कि जर्मनी को जो आज एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है, जो इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन हो रहा है, ये देश के अंदर ही रहने वाले एंटी नेशनलिस्ट लोगों की वजह से हो रहा है। हिटलर कहता है कि ये जूइश और सोशलिस्ट लोगों की वजह से है, ये सब उनकी गलती है, उनकी वजह से आज जर्मनी को ये जिल्लत सहनी पड़ रही है। लोग परेशान होते हैं और वो आसानी से हिटलर की बातों में आ जाते हैं। अगले 10 सालों में हिटलर ने भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का यूज किया होता है। मीडिया को खरीदा जाता है, हेट स्पीच देखने को मिलती है, लेकिन जर्मनी के हालात काफी बिगड़ जाते हैं। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जर्मनी में। बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, बच्चे भूख से मरने लगते हैं और इस सब का नतीजा ये आता है कि 1934 में हिटलर खुद को जर्मनी का फ्यूरर डिक्लेयर कर देता है। मतलब कि सुप्रीम लीडर, उसके ऊपर कोई भी लीडर नहीं, कोई भी सरकार नहीं, सभी हिटलर के अंडर होंगे। हिटलर ने फुल कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया होता है। अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने की शुरुआत वो कर देता है, एक जर्मन राइश। इसका मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो रेशली प्योर होगा और जहां सिर्फ आर्यन रेस के लोग ही रहेंगे। इसके साथ साथ हिटलर ने बहुत सारे बदलाव किए। जो आर्म फोर्सेस थी उसमें अब जो भी सिपाही भर्ती होगा तो उसे जर्मनी की शपथ ना लेके हिटलर की शपथ लेनी होगी, और ये सब हिटलर इसीलिए कर रहा था ताकि सारी की सारी पावर अल्टीमेटली हिटलर के हाथों में ही रहे। हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी पर भी काम करना शुरू कर दिया। उसने जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, स्कूल बनवाए, बहुत सारी ऐसी इमारतें बनवाई जिससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और लोगों को काम मिलने लगा। इससे जर्मनी की इकोनॉमी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अभी तक जो हिटलर ने किया वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए किया, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हिटलर ने की, जर्मनी का रीआर्मामेंट। साल 1935 में दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास खुद की एक एयरफोर्स है। आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर देश के पास अपनी एक एयरफोर्स तो होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये कंडीशन रखी गई थी कि जर्मनी अपनी कोई आर्म फोर्स, एयरफोर्स और समरी नहीं रख सकता। लेकिन हिटलर ने पूरी तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइल को वॉयलेट करा।
लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज को लग रहा था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की जो कंडीशंस थी वो ऑलरेडी बहुत अनफेयर थी जर्मनी के लिए। जर्मनी इतने सारे पैसे फाइन में दे रहा था, इसीलिए जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नवल एग्रीमेंट साइन करता है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मली ये रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि हिटलर के पास अथॉरिटी है अपनी खुद की नेवी रखने की। इसके बाद जर्मनी ने टैंक्स बनवाए, आर्मी में ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जर्मनी सीक्रेटली कर रहा था। जब उसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तब उसने फ्रंट में आके लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन अब जो बाकी के यूरोपियन देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, वो लोग घबराने लगे थे, क्योंकि इस टाइम पर जर्मनी ने तो अपना कोस्ट ऑन कर लिया था, लेकिन पर फ्रांस जो था वो अभी भी बहुत पीछे था। और ब्रिटेन ने तो ये सोचा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद वर्ल्ड वॉर होना भी चाहिए, इसलिए उन्होंने जो सारी मेहनत की थी वो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए की थी। ब्रिटेन ने खुद को तैयार किया ही नहीं था। अब साल 1938 में जब हिटलर को लगता है उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, तो वो नजर डालता है अपने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया पर। हिटलर के हिसाब से ऑस्ट्रिया को जर्मनी का पार्ट बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो चाहता था सभी जर्मन स्पीकिंग देश एक ही नेशन बन के रहें। लेकिन ये सब हिटलर बस अपने प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों के रिसोर्सेज को एक्वायर किया जा सके और अपने देश को डेवलप किया जा सके। इसीलिए फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्ट्रियन चांसलर कुर्ट शूशनिग से मीटिंग करता है और एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस एग्रीमेंट के थ्रू हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में अपॉइंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हंस फिशबुक, इन्हें ऑस्ट्रिया का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, जो खुद एक नाजी होते हैं। पावर में आने के बाद वो जेल में जो नाजी होते हैं उन्हें फ्री करवा देते हैं। लेकिन एक ही महीने के अंदर ऑस्ट्रिया के हालात काफी बिगड़ जाते हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है अगर उन्हें ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है तो पहले जनता से कंसल्ट करना होगा। बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई भी जबरदस्ती या सीक्रेटली किसी संगठन में घुसना चाहता है, उसे रोकने के लिए वहां पे जनता का ओपिनियन पूछा जाता है, क्या वो इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहना चाहते हैं या फिर जर्मनी में मर्ज होना चाहते हैं। और इस सभी के लिए ऑस्ट्रिया में नेशनल वोट करवाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हिटलर को इस नेशनल वोट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी आर्मी को लेकर ऑस्ट्रिया के वियना शहर में मार्च कर देता है। और इसका नतीजा ये होता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर को अपनी सीट से रिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए था। अगले ही दिन ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे मेन रीजन रहता है ऑस्ट्रिया के लोग जो हिटलर का फेवर कर रहे थे, क्योंकि वो हिटलर के प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके थे। उन्हें ये लग रहा था कि अगर हिटलर यहाँ पे आता है और हिटलर के इन्वेजन से यहाँ पे हम सुपर पावर भी बन सकते हैं।